वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीए द्वितीय सेमेस्टर का नवीनतम मॉडल पेपर होगा 2024, 25, 26 में जब भी आप परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास, और उस विकास में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारतीय शिक्षा को, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी वहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली से लेकर के और भारतीय शिक्षा जो एक प्रकार से जो उच्च शिक्षा है या वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, वहाँ तक की संपूर्ण शिक्षा के बारे में और उसके विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और एक बात और, हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रेकर, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए क्रेकर को। और बीए क्रेकर पर आपको बता दूं कि जो है और भी क्लासेस आपको, जो आपका को करिकुलर कोर्स होगा, को करिकुलर कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ पढ़ना है। ठीक है, तो को करिकुलर कोर्स का जो एक प्रकार से सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का संपूर्ण सिलेबस आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा बीए क्रेकर पर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इन दोनों चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रेकर पर, तो आप सभी लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समावर्तन संस्कार, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आ चुका है, समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। समावर्तन संस्कार जो है समावर्तन समावर्तन संस्कार जो है ये एक प्रकार से बोले तो दीक्षांत समारोह होता है, जब एक प्रकार से व्यक्ति या जो बच्चे होते थे गुरुकुल में शिक्षा एक प्रकार से प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद में जब वो अपने घर की ओर लौटते थे तो यानी गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार आयोजन किया जाता था। ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था का एक एक प्रकार से ये नियम था। आपको बता दूं कि गुरुकुल शिक्षा का एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त नियम था ये समावर्तन संस्कार। 16 संस्कारों में से एक है समावर्तन संस्कार। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देखें तो 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से समावर्तन संस्कार जो है शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, समावर्तन संस्कार संबंधित है विवाह से, कृषि से, शिक्षा के प्रारंभ से। शिक्षा के प्रारंभ से भी नहीं संबंधित है, विवाह से भी नहीं और कृषि से भी नहीं। समावर्तन संस्कार संबंधित किससे है? समावर्तन संस्कार संबंधित है गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दोनों प्रश्न जो मैंने अभी बताए 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं। कई विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2022 की परीक्षा में भी विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रश्न आए हुए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो कि विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, चाहे 2022 में चाहे 2023 में, और इनकी 2024 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए यही लेक्चर आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद में और भी 4-5 मॉडल पेपर मैं दूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बस इतना ही, आप मुश्किल से हमारी 5 वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, और कहीं से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस इतना देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध आप सभी को पता होगा, महात्मा बुद्ध थे पहले, मतलब महात्मा बुद्ध उनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक प्रकार से भगवान विष्णु के अवतारों में से जो है कहा जाता है। हालांकि वो अवतारवाद की जो परंपरा है बाद में आकर के मतलब गौतम बुद्ध को बताया गया। क्योंकि आप देखेंगे गौतम बुद्ध एक भगवान के अवतार भी माने जाने लगे हैं और माने जाते भी रहे हैं, मतलब मध्यकाल से। आप देखेंगे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? लुम्बिनी ये पड़ता है आपका, लुम्बिनी आपका पड़ता है बिहार, सॉरी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है भैया? नेपाल में। जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? जन्म हुआ था 623 बीसी में। 623 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब कि ईसा मसीह के 623 साल पहले ही गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था। यानी कि मुस्लिम धर्म से पुराना धर्म है जो बौद्ध धर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो गौतम बुद्ध की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म के प्रणेता माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के सबसे एक प्रकार से मतलब इन्हीं के नाम से बुद्ध धर्म चला, चूंकि इनका नाम था महात्मा बुद्ध, यहीं से महात्मा बुद्ध के नाम से ही बुद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर मानते हैं जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं।
आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं जो कि जीवन जीने के लिए और जीवन के बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। निर्वाण का मतलब होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति मर जाए उसके बाद में वो दोबारा उसका जन्म ना हो और यानी कि उसको निर्वाण मिल जाए। निर्वाण प्राप्ति मतलब एक प्रकार से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। निर्वाण प्राप्ति का तरीका अष्टांगिक मार्ग हुआ करता था। अष्टांगिक मार्ग में जो पहला मार्ग है उसके बारे में बताऊं तो जैसे सम्यक दृष्टि, ठीक है, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा आपका होता है सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मात और पांचवा आपका होता है सम्यक आजीविका, सातवां छठा आपका होता है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो इस तरीके से ये 8 मार्ग होते हैं। जो इन 8 मार्गों में अच्छे तरीके से चलता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये बौद्ध धर्म में बताया गया है, ठीक है। हिंदू धर्म में 4 आश्रम की बारे में बताया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 साल से लेकर के 25 साल तक, ठीक है। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक आपका चलता है गृहस्थ आश्रम। 50 से लेकर के 75 वर्ष तक चलता है आपका वानप्रस्थ और यानी कि जंगल के प्रस्थान करना, घर मतलब घर से मतलब नहीं रखना, भिक्षा यापन करना, ये सब करना। 75 से लेकर के 100 तक आपका संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है और इन्हीं 4 आश्रमों में रह करके 4 पुरुषार्थों को व्यक्ति प्राप्त करता है। पहला है धर्म, 4 पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, ठीक है, और तीसरा है आपका जो है काम, और चौथा है आपका, जब इन तीनों पर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे तीनों को तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष यानी कि निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है। इसी मोक्ष का एक प्रकार से समानार्थी शब्द है निर्वाण। मोक्ष शब्द सनातन धर्म का शब्द है और निर्वाण शब्द जो है बौद्ध धर्म जो एक प्रकार सनातन का ही एक भाग माना जाता है उसका है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रथा प्रथा है या ये जो एक प्रकार से बाल विवाह की प्रथा है ये हिंदू धर्म की एक बेकार प्रथा थी। हिंदू धर्म में प्रथाएं शुरुआत से थी ही नहीं। आपको बता दूं वेदों में आप देखेंगे या जो बड़े बड़े स्मृतियां हैं, पुराण है, गृह सूत्र है, उसमें 4 आश्रम बताए गए। 1 साल से लेकर के 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसमें शादी हो ही नहीं सकती, यानी 25 साल के बाद में पहले शादी होने का प्रावधान था। 25 साल के बाद में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। तो लोगों ने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, 12 साल पे शादी करना प्रारंभ कर दिया, बाल विवाह शुरू कर दिया। ये सब बाल विवाह ये एक प्रकार से जो विदेशी लोग आए उनकी वजह से शुरू हो गया। चूंकि विदेशी लोग आए तो जो स्त्रियां यहाँ की होती थी उनको एक प्रकार से उनसे जबरदस्ती शादी कर लेते थे। ऐसे में अपनी बच्चियों को बचाने के लिए शादी कर देते थे लोग बहुत ही बचपन में ही, ताकि क्या हो कि उनकी बच्ची पर कुदृष्टि ना पड़े किसी विदेशी लोगों का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आए और भारत का शोषण किया हर तरफ से, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पर्दा मतलब कि ये बाल विवाह तब से प्रारंभ हुआ। पर्दा प्रथा भी इसीलिए प्रारंभ हुई क्योंकि पर्दा घूंघट में स्त्रियां इसलिए रहने लगी क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी आक्रांता लोग आते गए वो यही लोग देखते थे, मतलब यही सब करते थे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाएं, इस तरीके से होता था, मतलब जबरदस्ती। तो इसीलिए अपनी लड़कियों को सभी लोग घूंघट में या अपनी स्त्रियों को, बहुओं को, ठीक है, पत्नियों को, सबको घूंघट में रहने के लिए बोलते थे, ठीक है। तो ये सब जो प्रथाएं हैं बाद में आकर के चली। आप वेदों में ऐसी प्रथाओं का उल्लेख कहीं पर नहीं है। महाकाव्यकालीन आप देखेंगे महाभारत में भी आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि घूंघट में कोई जा रही हो, ठीक है। ये बाद में आकर के ये प्रचलन चला और ये प्रथाएं चली हैं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं वो लोग समझ लें सही तरीके से कि ऐसा नहीं था बिल्कुल, ठीक है। ये बाद में आकर के ये सब बीच में बर्बाद हुआ है। आगे देखेंगे उपसंपदा संस्कार संबंधित है। उपसंपदा संस्कार क्या होता है। उपसंपदा का मतलब होता है, उपसंपदा का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करूं, उपसंपदा का मतलब होता है तपस्वी परंपरा के करीब आना। जब कोई व्यक्ति तपस्वी परंपरा के करीब जाता है तो उसी संस्कार को उपसंपदा संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी। व्याख्यान विधि का प्रयोग भी करते थे, वाद विवाद विधि का भी प्रयोग होता था, परिचर्चा विधि का प्रयोग बौद्ध शिक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग बौद्धकालीन शिक्षण पद्धति में हुआ है। अगला प्रश्न, मठ एवं विहार क्या है। मठ और विहार जो होते थे ये एक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र बेसिकली हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सब प्रश्न 2023 और 22 की परीक्षा में पूछे गए हैं और ये प्रश्न अब की बार परीक्षा में 100% आने वाले हैं। रट लीजिएगा मेरे भाई, एक एक मॉडल पेपर से आपके लगभग 60% प्रश्न जो होंगे हूबहू आने वाले हैं और हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रश्न ही पत्र ही फंसा दें इस मॉडल पेपर से, और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। शुक्ला स्टडी पॉइंट अब की बार एक बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयारी लाया है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
अगला प्रश्न, पवज्जा संस्कार किस धर्म से रिलेटेड है? पवज्जा एक संस्कार होता है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध स्थल जो कपिल वस्तु है ये कहाँ पर स्थित है? बौद्ध स्थल कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है भाई? कपिल वस्तु जो है सिद्धार्थ नगर जनपद है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बस्ती के उधर जाएंगे तो सिद्धार्थ नगर पड़ेगा। पहले गोंडा, गोंडा बस्ती, फिर उसके बाद में सिद्धार्थ नगर। ठीक है, तो सिद्धार्थ नगर जो है वो एक प्रकार से वहीं पर कपिल वस्तु है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल या वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भागों में बटा हुआ था? वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक थी पराविद्या और एक थी अपरा विद्या। ठीक है, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तीस सिवरा एक पहनावा हुआ करता था। तीस सिवरा एक पहनावा था, ये 2023 और 22 में दोनों में प्रश्न पूछा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीस सिवरा एक वस्त्र होता था, पीले मतलब पीला कलर का एक वस्त्र होता था तीस सिवरा। इसको पहनते थे जो बौद्ध काल के मतलब कि जो वैदिक कालीन शिक्षा लेते थे बच्चे, वो पहनते थे। ठीक है, मतलब कि और भी लोग पहनते थे, जो वैदिक कालीन शिक्षा का एक पहनावा था ये। ठीक है, तीस सिवरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीले कलर का हुआ करता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को क्या कहते थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को मकतब कहा जाता था। जो प्राथमिक शिक्षा जिसमें दी जाती थी उसको मकतब बोलते थे, मुस्लिम काल में या मध्य काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य भारत में। अगला क्वेश्चन से मध्यकालीन भारत में, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है मकतब जो था ये मुस्लिम, चूंकि मुस्लिम शिक्षा मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांता बहुत आए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म जो है ये मुसलमानों में ही की जाती थी, और बिस्मिल्लाह रस्म जो है ये अल्लाह के 11 नामों में से 3 नाम जो हैं वो हुआ करते, इसमें नाम लिया जाता था बिस्मिल्लाह संस्कार में। तो मतलब बिस्मिल्लाह एक रस्म होती है मुसलमानों की। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता है उस समय ये बिस्मिल्लाह की रस्म करी जाती है मुसलमानों में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिराज हिंद के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। सिराज हिंद, सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। ठीक है, किसको? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारस के बगल में पड़ता है जौनपुर। ठीक है, इधर से जाएंगे आप तो गोंडा के बाद में अयोध्या पड़ेगा, अयोध्या से और आगे आप बढ़ेंगे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के और आगे बढ़ेंगे तो यही पड़ेगा आपका। ठीक है, जौनपुर, और जौनपुर के आगे बढ़ेंगे तो फिर पड़ेगा आपका बनारस, बनारस के आगे और आप बढ़ेंगे तो आपका वो क्या पड़ेगा, मिर्जापुर वगैरह पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो जौनपुर जो है उसको सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। कोलकाता मदरसा की स्थापना में योगदान था किसका? कोलकाता मदरसे का स्थापना हुई थी 1780 में। ठीक है, 1780 में, उस समय वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था तो उसी के दौरान बना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवज्जा संस्कार होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, मैंने आपको बताया। तो पवज्जा संस्कार का मतलब होता है बाहर ले जाना। ठीक है, बाहर ले जाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काबिल उपाधि उस छात्र को प्रदान की जाती थी। काबिल एक उपाधि थी प्राचीन, मतलब कि उस समय में, तो प्राचीन समय में, तो उस समय किस छात्र को काबिल नाम की उपाधि दी जाती थी? और जो असाधारण ज्ञान रखते थे, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में जो बच्चा असाधारण ज्ञान रखता था उसको काबिल नाम की उपाधि से विभूषित किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान निजात यानी कि जिसको मोक्ष कहते हैं उसका साधन है। ज्ञान निजात यानी मोक्ष का साधन है, किसने कहा? ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, निजात मुसलमानों में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं FEKE ने इसको कहा है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति किस सम्राट के समय में हुई थी? तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा शिक्षा जो एक प्रकार से जो है आगे बढ़ी थी। हालांकि अकबर एक अच्छा पढ़ा लिखा खुद नहीं था, लेकिन शिक्षा के प्रति जो है ये उतना ज़्यादा एक प्रकार से वो नहीं था निर्मम, जितना मतलब कि आप अलग जैसे हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब और ये सब थे। शिक्षा के मामले में अकबर इन सबसे अच्छा था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप अच्छा, बिस्मिल्लाह खानी और बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी रस्म दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में किया जाता है इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव किसके द्वारा पड़ी थी? बताएं। लॉर्ड मैकाले मिनट्स, जो मैकाले के द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसको मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। मैकाले
की बात करें, या आज्ञा पत्र जो आया था 1833 का वो, या वुड डिस्पैच, या हंटर कमीशन की संस्तुति पर दिया गया था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव जो पड़ी है ये वुड्स डिस्पैच से पड़ी है। 1854 में वुड डिस्पैच जो है आता है, और मतलब वुड्स का घोषणा पत्र आता है, ठीक है, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। और आपको बता दूं वुड्स डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, या भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा अंग्रेजी में बोले तो कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को 1854 में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हंटर कमीशन की संस्तुति कब हुई? 1882 में हुई, ठीक है। और 1833 में आप देखेंगे आज्ञा पत्र आया, ठीक है, शिक्षा को लेकर के। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है मैग्ना कार्टा, तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, मतलब एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से सुझाव वुड्स डिस्पैच द्वारा नहीं दिए गए? वुड्स डिस्पैच के द्वारा सुझाव जो नहीं दिया गया, तो एक क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना ये दिया गया, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में ए और तथा बी पाठ्यक्रम ये नहीं दिया गया। सहायता अनुदान प्रणाली भी दी गई और शिक्षा विभागों की स्थापना के बारे में भी वुड्स डिस्पैच में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जो है नहीं दिया गया पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, यही नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव किसे दिया था? स्थानीय निकायों को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, शिमला शिक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया? शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये 2 सितंबर 1901 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आया हुआ 2022-23 में। प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय सॉरी एक मिनट, ये यूजीसी नहीं है, यूजीसी होती है भारतीय जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो दूसरा है। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात की जाए तो जो है इंडियन यूनिवर्सिटी जो आयोग होता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, इसकी बात की जाए तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और उस समय आपको बता दूं जो शासन मतलब समय था वो था 1902 ईस्वी का। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई। अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रैले अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन उस समय एक प्रकार से कौन थे? वो वायसराय थे। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग कितने सदस्यों से युक्त था? हंटर आयोग कुल मिलाकर के 20 सदस्यों से युक्त था, जिनमें से 7 भारतीय थे। ओके। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में भारतीयों की सदस्य संख्या कितनी थी? हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे भैया? तो लगभग 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ये सब प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा गया 2022 में। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके। आगे देखा जाए। अच्छा, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन या विवरण पत्र कब स्वीकृत हुआ था? मैकाले का जो विवरण पत्र था, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में, स्वीकृत भी हुआ था उसका 1835 में ही, ठीक है। मैकाले जो है 1834 में भारत में मतलब आया, 35 में आया था, ठीक है, 2 फरवरी। अच्छा, विलियम बेंटिक के प्रस्ताव की तिथि 2 फरवरी 1835 है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैकाले भारत में आया था 1834 को, और 1835 को जो है वो एक प्रकार से अपना प्रस्ताव पारित करवाता है, ठीक है, सुझाव देता है फिर पारित करवाता है उसको। अच्छा, बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोजने का सुझाव किसने दिया था? बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोजने का सुझाव दिया था किसने? मुदालियर आयोग ने दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। आगे देखेंगे, नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस
आयोग या नीति में की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताएंगे। नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या नीति में की गई थी? तो वो नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2023-22 दोनों में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति कौन सी थी? द्विभाषा, हिंदी, मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र। अच्छा, कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था और 1966 तक चला था। ठीक है, 2 साल तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इग्नू का मतलब होता है इंदिरा, ठीक है, गांधी, और इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल इग्नू, ठीक है, नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। ये इतना बड़ा आप लिख सकते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। आई से इंदिरा, जी से गांधी, एन से नेशनल, ओ से आपका ओपन, और यू से यूनिवर्सिटी। ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इग्नू की अगर बात की तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर महीने में 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आएगा प्रश्न ये, किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं सभी में आएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल कितने कार्यबल गठित किए गए थे? और आपको बता दूं कि माइनर मेजर दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल कितने कार्यबल गठित किए गए थे? तो कुल 12 कार्यबल गठित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भारत में मिड डे मील योजना को कब प्रस्तुत किया गया? भारत में मिड डे मील योजना जो प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति किसने की? तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति जो की थी वो मुदालियर आयोग ने करी थी। मुदालियर आयोग, मुदालियर का पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका पूरा नाम था और यही अध्यक्ष थे इस आयोग के, इसीलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग कहा गया। इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर को, ठीक है, 1952 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इनमें से लखनऊ विश्वविद्यालय जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है ये DDU है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इन सभी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। सिद्धार्थ में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, DDU में ऑब्जेक्टिव आएगा, और लखनऊ में भी एक प्रकार से लिखित आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी लिखित ही होता है इसमें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, BHU, ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ाई भी करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत भव्य यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कार्य अनुभव का प्रत्यय दिया था कोठारी आयोग ने। कब दिया था? 14 जुलाई 1964 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत HRD मिनिस्ट्री, एच माने होता है ह्यूमन, आर माने होता है रिसोर्स, डी माने होता है डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था 2020 के शिक्षा नीति में, जब नई शिक्षा नीति आई है 2020 में अभी, उसके द्वारा, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है HRD मिनिस्ट्री का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं? बताएं। नवोदय विद्यालय किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं? तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक शिक्षा नवोदय विद्यालय में आप प्राप्त कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया परीक्षा में। कोठारी कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कोठारी कमीशन की बात करें तो 1964 और 66 आपको ध्यान रखना चाहिए, 1964 से 66, ठीक है। इसमें जो था, ये इसका जो रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था भारतीय शिक्षा और वैश्वीकरण, ठीक है, इंडियन एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, या वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बताएं, किस अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इसमें अनुच्छेद पूछा गया। अनुच्छेद वैसे तो 21 में भी 21 के का में शिक्षा के बारे में बताया गया, अनिवार्य बताएगा, लेकिन यहाँ पर सारे अनुच्छेद जो दिए गए हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से दिए गए हैं, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से दिए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद
जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में भाग 3 कहा जाता है इसको, इसको भाग 4 कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 1 में आप देखते हैं राज्य और उसका संघ क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इनमें चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से दिए गए हैं, यानी इन्हीं में से आपको छांटना है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा मतलब इन्हीं चारों में से आपको छांटना है। तो इनमें अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि भाई प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं वो पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित क्रेंच, किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल, ये सब पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड स्कूल वगैरह हैं, जबकि बेसिक स्कूल जो है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा से नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता नहीं, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता नहीं है, यानी उसमें कमी है, तो ये गलत हो गया। संसाधनों की उपलब्धता भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, ये भी एक प्रकार से गलत हो गया, अभिभावक भी जागरूक है। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं ये हैं, ये उपरोक्त में से कोई नहीं आप लगा सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभाव में आया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभाव में आया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये प्रभाव में आया है 15 अगस्त 2009 से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब कर दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव विकास संसाधन मंत्रालय। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके कर दिया गया था मानव विकास संसाधन, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था 1985 में। फिर उसके बाद में 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है अभी, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, किस नीति के द्वारा संपूर्ण भारत में 10+2 शैक्षिक संरचना को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया था। तो 10+2 की अगर बात की जाए तो 10+2 कोठारी कमीशन में एक प्रकार से बात बताई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप 2020 की जो शिक्षा नीति आई उसमें क्या पैटर्न है। इसमें पैटर्न है 5+3+3+4। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है, यानी कि शुरुआत के आप 5 साल जो होंगे, यानी 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2। ठीक है, ये आप 5 साल ये पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आप 3, 4 और 5 ये 3 साल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 6, 7, 8 ये 3 साल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 9, 10, 11 और 12 यानी 4 साल ये पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 5+3+3+ और 4, यानी इस तरीके से आपका इंटर तक की पढ़ाई संपन्न होगी, स्कूली शिक्षा। उसके बाद में फिर कॉलेज एजुकेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता है। कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर बात की जाए तो ये 15 साल से लेकर के 35 साल के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने की का एक मिशन है। 1988 में इसको चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या होती है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अंग्रेजी में बोलेंगे तो एन का मतलब होता है नेशनल। ठीक है, सी का मतलब होता है काउंसिल, ई का मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, आर का मतलब होता है जो है रिसर्च, और टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। यानी कि बोले तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नई दिल्ली में एक रोड है, श्री अरबिंदो रोड है, श्री अरबिंदो मार्ग है, वहीं पर एक प्रकार से एनसीईआरटी, तो अरबिंदो रोड पर एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना की अगर बात करें तो ये महाविद्यालय में प्रारंभ हुई। ये कब से प्रारंभ हुई महाविद्यालयों में। 1969 से प्रारंभ हुई राष्ट्रीय सेवा योजना, 24 सितंबर 1969 से। अगला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब 2023 में पूछे गए हैं। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को कब रखा गया भैया। 1976 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, 42वां संविधान संशोधन। उसी संविधान संशोधन के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि शिक्षा ऐसा विषय जिस पर राज्य सरकार भी कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन जब किसी एक मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना देंगी, उसमें मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ।
तो विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की बात की है तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्राबेल। फ्राबेल महोदय ने सबसे पहले जो है एक प्रकार से बाल उद्यान नाम का एक जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र खोला, और वहीं पर 1837 ईस्वी की बात है, वहीं पर पहली शिक्षा उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी, और तभी से जर्मनी देश के फ्राबेल महोदय को जनक माना जाने लगा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। तो आपसे पूछे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है, तो आप बताएंगे फ्राबेल महोदय। ठीक है, कौन है? फ्राबेल। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है। कब पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रचलन किया इन्होंने? 1837 में। कहाँ किया? जर्मनी में। किस नाम से किया? बाल उद्यान नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है, बताएं। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए रमसा नाम की योजना चलाई जाए। रमसा का मतलब होता है RMSA। रमसा का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से प्रारंभ मतलब कि जो है उसमें आया। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ। एनसीएफ 2005 संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक अभिभावक तथा माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 14 साल से या 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक है उनको शिक्षा का उचित प्रबंध करें। संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के का में ये बात बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है किस भाषा में? मातृभाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 और 23 दोनों में पूछा गया। त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? त्रिभाषा सूत्र को किसने प्रस्तुत किया? कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और मात्र तैयारी का स्तर नहीं है। माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और मात्र तैयारी का स्तर नहीं है, ये शिक्षा आयोग का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को बनाया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया कि किस उद्देश्य से आप परीक्षा ले रहे हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों के लिए सुझाव दिया शिक्षक निर्देशिका, निर्देशन व परामर्श का प्रशिक्षण, शिक्षकों के सेवारत या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की थी हंसा मेहता समिति के द्वारा। उसके अध्यक्ष थे हंसा मेहता, उन्होंने करवाई थी 1962 में मुख्य रूप से। ठीक है, इससे पहले भी एक लोग 1969 में ही शुरू किए थे, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा। आगे देखेंगे भारत की। अगला प्रश्न क्या है बताएं। भारत की आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका थी। तो भारत की आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो वुड के घोषणा पत्र ने निभाई है। वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, और डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उसके अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा आयोग ने अध्यापकों को कितनी श्रेणी में बांटा? उच्च शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की जो श्रेणी बांटी है वो 4 बांटी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जूनियर और सीनियर अध्यापकों का अनुपात कितना रखा जाए? तो 2 लोग अगर जूनियर हो तो 1 सीनियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:1। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा वह क्रिया है जिसमें स्त्री तथा पुरुष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम युक्त और उत्तरदायी नेता हेतु स्वयं को योग्य मानते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन राधा कृष्णन आयोग का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय है। प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? देखिए, प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 6 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जिसको बोलते हैं, यूजीसी यूजीसी यूजीसी। ठीक है, यूजीसी। यू
यूजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सबसे पहले दिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय है, बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीय नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू, ठीक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको एयू के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एयू, एएमयू, बीएचयू, ठीक है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कानपुर विश्वविद्यालय को सीएसजेएमयू, सीएसजेएमयू यानी चंद्रशेखर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कल्याणपुर में स्थित है। मैं गया हूँ कई बार वहाँ पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी मैं नहीं आ पाया हूँ, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने देखा है, कानपुर विश्वविद्यालय देखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय भी मैंने देखा है, तीनों देखा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी नहीं देखा, मैं देखना चाहूँगा इसको। बढ़िया विश्वविद्यालय है और बहुत जबरदस्त परीक्षा पैटर्न करवाया इसने, सीबीसीएस पैटर्न। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त हुए थे कब? लॉर्ड रिपन जो है ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे 1880 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छात्रों में आध्यात्मिक विकास करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य किस आयोग ने निश्चित किया था? तो राधाकृष्णन आयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है, इसीलिए थोड़ा उतना जो है मैं आपको उतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जितनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाता रहा हूँ अभी आप सभी को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी पूरी एनर्जी आपकी पढ़ाई में झोंक दूँ, ठीक है। चलें, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है, बताएं। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। महिला विश्वविद्यालय कौन है इनमें से? काशी विद्यापीठ, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये जो है यूनिवर्सिटी है। गुरुकुल कांगड़ी भी नहीं है महिला विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एएमयू जिसको बोलते हैं। और अच्छा बताएं, महिला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? बनस्थली विद्यापीठ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बनस्थली जो विद्यापीठ है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे चीन, जापान, सॉरी चीन, बर्मा और जावा की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की पुस्तकालय का क्या नाम है? चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की चित्रकालय का पुस्तकालय का नाम है जिज्ञासा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाओं के युग्म को छांटिए या चुनिए। बनस्थली विद्यापीठ और कोठारी आयोग जो है ये पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? पांडिचेरी आश्रम की स्थापना जो है अरविंद के द्वारा की गई है, श्री अरविंदो के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अरविंदो की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी पांडिचेरी आश्रम की, वो हुई थी 24 नवंबर की डेट को। 24 नवंबर जो है ऐसा दिन है जिस दिन सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर 1926 में स्थापना हुई थी पांडिचेरी आश्रम की श्री अरविंदो के द्वारा। बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है। बनस्थली विद्यापीठ का शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो पंचमुखी शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 6 अक्टूबर 1935 को स्थापना हुई थी बनस्थली विद्यापीठ की, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अब समय आ गया है कि 20वीं सदी के स्कूलों में पाठ्यक्रम में 20वीं सदी की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा परिणामों का अध्ययन करवाया जाए। ये कथन किसका था? तो ये कथन हाजर का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट के कारण है। जनसंख्या विस्फोट के कारण है अशिक्षा, परिवार नियोजन की उदासीनता और अंधविश्वास। ये तीनों हो सकते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनसंख्या के परिणाम है। जनसंख्या का परिणाम है
संसाधनों में कमी आ रही है, गरीबी का दुष्चक्र बढ़ता जा रहा है, जीवन स्तर में गिरावट हो रही है। ये सभी परिणाम है जनसंख्या बढ़ने के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माता द्वारा नारा दिया गया। जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा जो नारा दिया गया था वो दिया गया था, हम दो हमारे दो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर, उस पर आप जाएं तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मॉडल पेपर मिल जाएगा। और 2 मॉडल पेपर इसके मतलब चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का आने वाला है बीए करेकर पर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अभी क्लास चल रही थी, आज ही इसकी क्लास हुई, चैप्टर 2 की क्लास आज ही हुई बीए करेकर पर, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। कम्युनिटी में हमने पोस्ट भी डाला है, आप देख लीजिएगा। जियोग्राफी की अगर बात करेंगे तो ज्योग्राफी भी द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा कर दी, जैसे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ शिक्षा शास्त्र का, ऐसे मैं ज्योग्राफी का भी कर दिया हूँ। ज्योग्राफी के अलावा राजनीतिक शास्त्र का भी मैंने कर दिया है। राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है। इसके अलावा हिंदी का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।